रिश्ते भी बड़े अजीब होते हैं लोगों के, और रिश्तों के ऊपर यह संसार टिका हुआ भी है। रिश्ते ना हो तो ये संसार भी नहीं चलेगा। रिश्ते और विश्वास, क्योंकि विश्वास भी हमें किसी न किसी पर करना पड़ता है। हम किसी परचून की दुकान पर जाकर टॉफ़ी मांगते हैं तो टॉफ़ी को भी हम विश्वास के लिए ही लेते हैं। विश्वास करते हैं उस दुकानदार पर कि टॉफ़ी के अंदर अच्छी चीज़ होगी। अगर हम विश्वास ना करें, हम ये सोचें कि टॉफ़ी के अंदर जहर होगा, तो हम सामान लेंगे ही नहीं। लेंगे नहीं सामान तो वह दुकान नहीं चलेगी और हमारा आहार व्यवहार नहीं होगा। तो यहाँ पर विश्वास के ऊपर पूरी दुनिया टिकी हुई है। सबको सबके ऊपर विश्वास होता है तभी जाकर ये संसार चलता है। और रिश्ते भी सब लोगों के सबसे ही जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में, तभी इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। लेकिन दोस्तों, रिश्तों को भी तार तार किया जाता है। बहुत सारे लोग रिश्तों के अंदर न जाने कैसे कैसे कुकृत्य कर बैठते हैं, लोगों की जान तक ले लेते हैं। आज की घटना भी कुछ इसी तरह की है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम सुहागपुर थाना क्षेत्र के डूडादेव गांव की है, जहां पर 21 मार्च को मध्य प्रदेश के सुहागपुर कोर्ट में जज संतोष सैनी की अदालत में 3 आरोपी खड़े थे और जज संतोष सैनी ने उन 3 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई और 10-10 हज़ार रुपये उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया। जैसे ही यह काम होता है तो लोग तालियां बजाने लगते हैं, लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। आखिर मामला क्या था कि इन 3 लोगों को सज़ा मिली और फिर लोग खुश हुए। तो दोस्तों, यहाँ पर सत्येंद्र शर्मा नाम का एक व्यक्ति रहा करता है, उसके साथ उसकी पत्नी कमली देवी, और कमली देवी अपने पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिता और उसके चाचा ये भी 2 ही भाई थे। तो पिता को अकेली कमली देवी थी और कमली देवी के हिस्से में 60 किले की ज़मीन थी। मध्य प्रदेश नर्मदापुरम की घटना है। तो यहाँ पर अब सत्येंद्र शर्मा और कमली देवी की 2 बेटियाँ थी, रीमा जिसकी उम्र 40 साल और एक थी लीना जिसकी उम्र थी 38 साल। और यहाँ पर कमली देवी का एक चाचा का बेटा था, इकलौता बेटा था, जिसका नाम था प्रदीप शर्मा, और प्रदीप शर्मा कांग्रेसी नेता भी था। अब ये सारा यहाँ पर परिवार अच्छे से रह रहा होता है और जो रीमा होती है, जो बड़ी बेटी 40 साल की है, उसकी शादी कर्नाटक के बेंगलुरु में कर दी जाती है। और जैसे उसकी शादी होती है, शादी के तुरंत बाद अब यहाँ पर कमली देवी और सत्येंद्र शर्मा की 2 महीने के अंतराल में मौत हो जाती है बीमारी के कारण, और वह बुजुर्ग भी हो चुके थे। अब जैसे माँ बाप की मौत हो जाती है तो दोनों बहन रह जाती हैं। बड़ी बहन रीमा की शादी हो चुकी थी बेंगलुरु में, लेकिन छोटी बहन लीना की शादी अभी तक नहीं हुई थी और वह 38 साल की हो चुकी थी। और अब यहाँ पर जो इनके माँ बाप की जो ज़मीन थी 60 किले की, यानी कि 60 एकड़, वह ज़मीन दोनों बहनों के नाम हो जाती है। 30-30 एकड़ दोनों बहनों के नाम आ जाती है। अब जो छोटी बेटी होती है लीना, वह बिना शादी के है और वह दिल्ली में रह कर के अमेरिकी दूतावास में काम किया करती है। अपनी ज़मीन को वह एक किसान को बटाई पर दे जाती है गांव के अंदर, और वह किसान उसको बटाई के पैसे भेजता रहता है साल टू साल, यानी कि हर साल। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, किसान पिछले 2 साल से उसको बटाई के पूरे पैसे नहीं भेज रहा था। जब वह पूरे पैसे ठीक से नहीं भेज रहा था तो यहाँ पर लीना को बड़ा गुस्सा आता है और किसान कहता है कि दीदी आप घर ही आ जाइए, गांव में ही आके मैं आपको बताऊंगा मामला क्या है। तो लीना छुट्टी लेकर के अपने गांव डूडादेव के लिए रवाना हो जाती है और उस गांव में वह 28 अप्रैल 2016 को अपने गांव डूडादेव में पहुंचती है। वहां जाकर किसान से मिलती है और किसान से मिलने के बाद उसका मामा भी था जिसका नाम प्रदीप शर्मा, जो कि कांग्रेसी नेता है, उससे भी जाकर वह मिलती है। मामा से मिलने के बाद अब वह जबलपुर के लिए घर से निकल जाती है, रवाना हो जाती है, लेकिन वह जबलपुर नहीं पहुंचती है और उसका जो मामा प्रदीप होता है वह उसके फ़ोन पर फ़ोन करता है, लेकिन वह फ़ोन बजता ही नहीं है। और यहाँ पर अब लीना गायब हो जाती है। लीना जैसे गायब हो जाती है तो तकरीबन 2-3 दिन और गुजर जाते हैं। 2-3 दिन गुजर जाने के बाद जो मामा प्रदीप होता है वह पुलिस थाने में जाता है 5 मई को और अपनी भांजी लीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है और पुलिस फिर उसकी भांजी की खोज खबर में लग जाती है। पुलिस यहाँ पर उसकी भांजी लीना की कॉल डिटेल्स वगैरह और CDR लोकेशन वगैरह जांच करती है। तो यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि उसका आखिरी जो लोकेशन है वह उसी गांव की डूडादेव गांव की ही है, जहाँ पर उसका मामा भी रहा करता है और उसकी खुद की भी खेती बाड़ी है।
अब पुलिस ये सोचती है कि वह गांव से बाहर निकली ही नहीं है। उसके बाद पुलिस उसकी कॉल डिटेल्स चेक करती है, तो एक ऑटो रिक्शा वाले का फ़ोन नंबर पर लास्ट बार उसने फ़ोन किया था। पुलिस उस ऑटो रिक्शा वाले से पूछताछ करती है, तो ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि साहब मैंने तो लीना को इसी गांव में छोड़ा था। अब यहाँ पर सारा मामला घूम फिर करके उसी गांव के अंदर आ रहा था, लेकिन मामा प्रदीप ने यह लिखवाया था कि मेरी भांजी यहाँ से जबलपुर के लिए निकली है और वह अभी तक वहाँ पर नहीं पहुँची है, न ही उसका फ़ोन मिल रहा है। तो पुलिस को कहीं ना कहीं तार मिल जाते हैं कि इस कांड में प्रदीप का ही हाथ है। लेकिन उस इलाके में प्रदीप थोड़ा सा दबंग टाइप का इंसान था, तो पुलिस उसके ऊपर हाथ नहीं डालती है और इसको एक केस को पेंडिंग में डाल देती है। अब उधर जहाँ पर लीना लगी हुई थी, यानी कि अमेरिकी दूतावास में, वहाँ पर उसकी एक सहेली होती है जिसका नाम होता है ऋतु। ऋतु अब अपनी सहेली लीना के पास फ़ोन करती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं मिलता है और कई दिन हो जाते हैं, वह ऑफिस भी नहीं आती है। तो ऋतु को बड़ी चिंता होती है कि लीना अकेली है और मेरे साथ यहाँ पर शहर के अंदर रहती है, मैं ही उसकी सहेली हूँ, आखिर वह गई तो गई कहाँ। तो पुलिस थाने पहुँच जाती है और अपनी सहेली की रिपोर्ट दर्ज करवाने लगती है। लेकिन पुलिस थाने में पता चलता है कि उसकी सहेली लीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो उसके मामा प्रदीप ने पहले ही दर्ज करवा दी है। और यहाँ पर ऋतु को यह भी पता लग जाता है कि पुलिस वालों को कुछ ना कुछ तार उसके मामा के ऊपर ही फिट हो रहे हैं, यानी कि शक हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ऋतु को बड़ी परेशानी होती है कि उसकी सहेली के साथ अगर कुछ भी हुआ है तो बहुत ही गलत हुआ है और अब यहाँ पर इस केस को उजागर करना पड़ेगा। तो जो सहेली ऋतु होती है वह सोशल मीडिया पर लीना सेव के नाम से एक ट्रेंड चला देती है। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लीना सेव के नाम से एक ट्रेंड चलाया जाता है और यह खबर नर्मदापुरम के एसपी आशुतोष सिंह के पास भी पहुंच जाती है। जब उसके पास यह खबर पहुंचती है तो उसको अपने पुलिस डिपार्टमेंट की करतूत का थोड़ा सा मालूम पड़ता है और यहाँ पर एसपी आशुतोष इस केस के ऊपर कार्रवाई करने की सुहागपुर पुलिस से तुरंत एक्शन लेने के लिए कहता है। अब यहाँ पर सुहागपुर पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और प्रदीप के घर पर जाया जाता है उसको पकड़ने के लिए। प्रदीप को पता लग चुका था कि पुलिस एक्शन ले रही है। प्रदीप घर से फरार हो जाता है और भोपाल में जाकर कहीं छुप जाता है। घर के अंदर दो नौकर थे जिनका नाम था गोरेलाल और राजेंद्र। पुलिस उन दोनों नौकरों को ही अपनी जिप्सी में बिठा ले आती है और फिर उनसे सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिर मामला क्या है, प्रदीप ने अपनी भांजी के साथ क्या किया है। तो जो दोनों नौकर होते हैं वह टूट जाते हैं और फिर पुलिस के सामने खुलासा करते हैं। वह दोनों नौकर सबसे पहले यही बताते हैं कि साहब उस लड़की लीना को तो हमने और प्रदीप ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है और उसकी लाश को तो जंगल के अंदर दफन कर दिया है। तो पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है। तो यहाँ पर अब पूरी कहानी नौकर बताते हैं। दोस्तों, प्रदीप ने लीला की 10 एकड़ ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। जो लीना अपनी ज़मीन को उस किसान को देकर जाया करती थी 30 किले, और फिर किसान उसको बटाई दिया करता था। तो 2 साल से किसान बटाई लीना को अधूरी दे रहा था और किसान कह रहा था कि आप यहीं पर आ जाइए, मैं आपको यहीं पर बताऊंगा। तो लीना अपने गांव पहुंचती है। वहां जाकर किसान बताता है कि बहन जी, आपकी 10 किले ज़मीन को तो आपके मामा प्रदीप ने हड़प रखा है, उसके ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए है। फिर मैं आपको 30 किले की बटाई कैसे दे सकता हूँ पूरी? मैं तो आपको 20 ही किले की बटाई दूंगा ना, क्योंकि मेरे पास तो 20 ही किले हैं। अब यहाँ पर भांजी को, लीना को जैसे पता चलता है उसके मामा की करतूत, तो अपने मामा प्रदीप के घर पहुँचती है और प्रदीप से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया हुआ है। तो उन दोनों मामा भांजी में कहासुनी होती है। उसके बाद लीना जोश में आकर के कुछ मजदूरों को ले जा करके अपने 30 किला की तारकसी करवाने लगती है और वहाँ पर 30 किले की तारकसी जैसी करवा रही होती है और उन 10 किलो को भी अपने 20 किलो में मिला रही होती है। तभी वहाँ पर प्रदीप अपने 2 नौकरों के साथ, जिनका नाम होता है गोरेलाल और राजेंद्र, इनके साथ भी वहाँ पर पहुँच जाता है। लीना ने भी मजदूर लगाए हुए थे, तो इनके बीच में झगड़ा होने लगता है। भांजी ज़बरदस्ती तारकसी करवाना चाहती थी कि मेरे किलों को छोड़ो, मामा ज़बरदस्ती उसके किलों पर कब्जा करना चाह रहा था। तो इनकी तू मैं और बहसबाजी के चक्कर में जो लीना के साथ मजदूर थे वो उसी जगह के थे, तो उनके ऊपर उस कांग्रेसी नेता प्रदीप शर्मा का थोड़ा सा दबाव भी होगा शायद, या उससे डरते होंगे। तो सभी लोग काम छोड़ करके अपने घर चले जाते हैं और खेतों पर रह जाती है लीना और उसका मामा प्रदीप और प्रदीप के साथ आए हुए 2 नौकर उसके, जिसका नाम था गोरेलाल
और राजेंद्र। अब दोस्तों यहाँ पर लीना फिर भी उनसे लड़ती रहती है अपने मामा से, कहती है कि तुमने ये काम अच्छा नहीं किया। और अब यहाँ पर उसका जो मामा होता है वह लीना को नौकरों के साथ मिलकर के उसके ऊपर पत्थरों से वार करने लगता है। और पत्थरों से वार जैसे किए जाते हैं तो लीना की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। और फिर उसकी लाश को कोठड़े में रख दिया जाता है, जो खेतों पर बना हुआ होता है, एक कमरा सा जिसके अंदर ट्यूबवेल लगा होता है, वहाँ पर उसकी लाश को रखा जाता है। और अब प्रदीप अपने नौकरों से कहता है कि इसके चेहरे को बुरी तरह से पत्थरों से और ज़्यादा कुचलो, जिससे कि कोई इसे पहचान ना सके। नौकर उसके चेहरे को अच्छी तरह से कुचल देते हैं। उसके बाद प्रदीप कहता है कि जाओ गाँव जाओ और घर से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आओ। लेकिन जो नौकर होते हैं वे कह देते हैं कि नहीं, हम गांव नहीं जाएंगे। अगर इस लाश को हम ट्रैक्टर ट्रॉली में कहीं ले जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन प्रदीप कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, तुम जाओ ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आओ। तो नौकरों को घर भेज देता है। नौकर घर से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खेत पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर ट्रॉली के अंदर लाश को डाला जाता है और ऊपर से तूड़ा भर दिया जाता है उस ट्रॉली के अंदर, यानी कि तूड़ा और कबाड़ा, यानी कि एक तरह से उसके ऊपर घास फूस डाल दी जाती है। और अब उस ट्रैक्टर ट्रॉली को ले जाया जाता है दोस्तों कामती के जंगलों में। कामती जंगल में ले जा कर के वहाँ पर एक गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे के अंदर उस लड़की लीना की लाश को डाला जाता है। लीना के कपड़े उतार दिए जाते हैं और कपड़े उतार करके उस लाश के ऊपर नमक डाला जाता है बोरियों में, और यूरिया भी डाला जाता है। ये सारी चीज़ें डाल करके उस लाश को गड्ढे के अंदर दफन कर दिया जाता है। तो यह सारी कहानी पुलिस के सामने खुल जाती है। और फिर दूसरे ही दिन उस मामा प्रदीप शर्मा को भी अरेस्ट कर लिया जाता है भोपाल से, और उन दोनों नौकरों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको जेल में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों 21 मार्च को मध्य प्रदेश के सहारनपुर कोर्ट में जज संतोष सैनी की अदालत में इन तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और इनके ऊपर 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। तो इस फैसले से लोग खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं और जज का और इस कानून व्यवस्था का धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, इस तरह से रिश्तों के अंदर भी लोग इतने कातिल वहशी दरिंदे बन जाते हैं। मामा को 10 किलो का लालच आ गया था और अगर वह लड़की अपने 10 किलो को अब की बार छोड़ देती तो हो सकता है 2-4 साल के बाद वह 10 किलो के ऊपर और ज़्यादा और भी कब्जा कर सकता था और फिर अंततः उन सारे के सारे 30 किलो के ऊपर वह मामा कब्जा जमा सकता था। यानी कि लालच इतना बढ़ गया लोगों के अंदर कि लोग लालच के अंदर वशीभूत होकर अपने रिश्तों को भी तार तार करते हैं, रिश्तों की भी शर्म नहीं करते हैं। जबकि उसको शर्म आनी चाहिए थी कि इन बच्चियों के माँ बाप मर चुके हैं और इनके ऊपर कोई वालिवास नहीं है, न इनका कोई भाई है, तो मैं इनका सपोर्टर बनूं। लेकिन उसने तो सोचा कि इनका कोई नहीं है तो इनको छीन लो, हड़प लो, झड़प लो। ऐसा ही ज़माना आजकल बन चुका है दोस्तों। रिश्तों में कोई किसी की शर्म नहीं करता है, सभी लोग एक दूसरे को खाने में लगे हुए हैं, सभी लोग अपना अपना मतलब निकालने में लगे हुए हैं। हर इंसान को रिश्ते में यही लालच होता है कि मुझे उस आदमी से ये मिल जाए, मुझे इस रिश्ते में से ये मिल जाए, या मैं इससे ये फ़ायदा उठा लूँ। कोई भी अपने किसी भी रिश्ते को बिना लालच के नहीं निभाता है। आपने देखा होगा समाज के अंदर जब रिश्तों से लालच बढ़ जाता है इंसान का तो लोग उस रिश्तेदार के घर पर आना जाना लगा देते हैं, और जब उनको पता चलता है कि यह रिश्तेदार किसी काम का नहीं है तो लोग उससे दूरियां बना लेते हैं। ऐसा होता है समाज के अंदर, यह प्रैक्टिकल है दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और इन चक्करों से बचकर रहें, अपनी ज़िंदगी को बचाएं। जय हिंद, जय भारत।